Hello students, I am Shreyasi from Department of Journalism and Mass Communication from Government PG College Sector 1 Panchkula. We'll discuss about some important topics related to interpersonal communication and body language. In Hindi, we can call interpersonal communication as अंतर्वैयक्तिक संचार and body language as देह भाषा. प्रेजेंटेशन के दौरान हम इस स्लाइड पर नज़र आ रहे विषयों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पर बात करेंगे. इसके साथ ही हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के महत्व यानी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे. हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है इस पर भी बात करेंगे. हम इसी डिस्कशन के दौरान कम्युनिकेशन स्किल्स को भी जानेंगे और बॉडी लैंग्वेज पर भी बात करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अपने नाम से ही सुझा रहा है कि इंटरपर्सनल यानी दो लोगों में होने वाला संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है. हिंदी में हम इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं. दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला, दो व्यक्तियों में होने वाला संचार. तो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड emotions between two person is known as interpersonal communication. और चाहे वह कम्युनिकेशन हम वर्बल वे में करें या नॉन वर्बल मैसेजेस के थ्रू करें, लेकिन जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन का वो दो लोगों के बीच में होना चाहिए. अब हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की. फॉर शेयरिंग आइडियाज़ एंड इमोशंस, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है. देखिए, हम सब सामाजिक प्राणी हैं और इस समाज में रहते हुए हमें अपने इमोशंस की तृप्ति के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने मन की खुशी के लिए दूसरों के साथ अपने इमोशंस साझा करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं. तो यदि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ना हो तो जो वो शेयरिंग है वो कभी नहीं हो पाएगी. इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि सुंदर एक संचार है जो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बनाने के लिए आवश्यक है. इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज़रूरी है. क्योंकि देखिए, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी रिलेशन में हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशन में हो या पर्सनल रिलेशन में हो, लेकिन किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या कोई प्रोफेशनल आपके ऑफिस में किसी तरह का क्राइसिस है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से दो व्यक्ति उसको आपस में बात करके सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा ट्रस्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बिना ट्रस्ट बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता. ट्रस्ट बनाने के लिए हमें आपस में बात करनी होगी. तो इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ट्रस्ट तो बनाता ही है, पर्सनल रिलेशंस भी हमारे मजबूत करता है. हमारे चाहे वो पर्सनल रिलेशन हमारे घर पर हों या हमारे ऑफिस में हों या बाहर समाज में किसी भी आसपास हमारे जो लोग हमें जान पहचान में हैं उनके साथ जो हमारे संबंध हैं, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनमें ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, उन रिलेशंस को हम बेहतर कर सकते हैं. और करियर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, जी, करियर बिल्डिंग और डेवलपमेंट, अपने करियर की डेवलपमेंट को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते. कैसे? करियर बिल्डिंग में अगर आज की डेट में, आज के इस समय में अगर किसी के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छे नहीं हैं तो उसके करियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में उसका करियर कैसा होगा, उस पर खतरा बना रहेगा. तो अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हैं वो हमारे उनमें वो स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं. हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए वो डेवलप करने ज़रूरी होंगे ताकि हम अपना बेहतर करियर बना सकें और फिर आगे उसमें प्रमोशंस और उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकें. इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन ऑन वर्क प्लेस, बिल्कुल, अगर आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छे हैं तभी अगर आप एम्प्लॉई हैं एक जगह पर
किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और वहाँ अगर आपके अपने बॉस के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छे हैं या फिर अपने कलीग के साथ आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो आप अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे। आप वहाँ पर पोलाइटली कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं या बहुत बेहतर से अपनी बात रखना जानते हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपने वर्क प्लेस पर आपको रिकग्निशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं तो भी आपकी अपने ऑफिस में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर एक अलग पहचान होगी। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें हमारे घर में भी रहती है और घर के बाहर अगर आप कहीं ऑफिस में कहीं जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ भी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट अगर आप चाहते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बिना वो नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे जितने भी क्राइसिस हैं या कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम पर्सनल रिलेशन की है या वो हमारे वर्क प्लेस के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, तो अगर आप में इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप बेहतरी से इंटरपर्सनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं सिचुएशंस को। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर। देखिए, आप साथ ही में इधर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। वन इज़ सेंडर, अ मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक। तो इट्स अप टू यू। देखिए, बेसिक तो एलिमेंट्स यही हैं, लेकिन अगर आज के हम उसमें देखें तो सभी जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू संचार होता है, इंटरपर्सनली संचार होता है, उनमें ये सभी एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट देखे जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ सोर्स यानी वह व्यक्ति जो मैसेज कन्वे कर रहा है उसे हम सोर्स कहेंगे। तो सोर्स जब मैसेज कन्वे करता है तो वो किसी एक भाषा में उसको इनकोड करता है। इनकोडिंग भी एक दूसरा एलिमेंट हो सकता है। मैंने इस प्रेजेंटेशन में उसको यहाँ पर जगह नहीं दी है, लेकिन आप इनकोडिंग को भी एलिमेंट मान सकते हैं। तो सोर्स अपने मैसेज को इनकोड करता है किसी भाषा में या संकेतों में। उसके बाद वो एक मीडियम के थ्रू उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है। अब वो मीडियम क्या हो सकता है? फेस टू फेस भी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और चैनल जैसे फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, मेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक यानी कि रिसीवर तक पहुंचाते हैं। रिसीवर उस मैसेज को के प्रति जो भी उसकी परसेप्शन होगी, उस मैसेज को रिसीव करेगा और उस मैसेज के आधार पर अपना फीडबैक देगा। फीडबैक क्या हो सकता है? फीडबैक किसी तरह का भी, जो आप कह सकते हैं कि नोड्स ऑफ एग्रीमेंट, वो कोई किसी तरह का, अगर मान लीजिए कि वो कन्फ्यूजन है उसको किसी तरह की, तो वो फीडबैक में कन्फ्यूजन आपको दिखेगी। या उसको नोडिंग दे रहा है, वो अपनी सहमति दे रहा है, तो वो भी अपनी फीडबैक में रिसीवर सहमति दे सकता है। हो सकता है वो स्माइल देकर आपको फीडबैक दे, या उसकी फीडबैक गुस्से के साथ भी हो सकती है। तो किसी भी तरह की जो इस तरह से जो उसका रिएक्शन है, दैट इज़ नोन एज फीडबैक। कंटेक्स्ट इज़ कि किस बात में वो किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में वो पूरा जो मैसेज है वो कहा गया है, उसका मीनिंग क्या है, किस उद्देश्य से वो कहा गया है। यस, नॉइस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नॉइस यानी शोर। जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो वहाँ आसपास किस तरह का वातावरण है, या जिस मीडियम के थ्रू वो बात कर रहे हैं उसमें तो कहीं किसी तरह का शोर नहीं आ रहा है। क्या आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको नेटवर्क इशू हो सकता है, या आपका जो मैसेज है किसी वजह से लेट कन्वे हो रहा है, आपके आसपास शोर शराबा है। तो ये सभी नॉइज़ के एलिमेंट्स हैं जिनके कारण जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि वो बेहतरी से ना हो, और हो सकता है कि वो बहुत पीसफुली हो। दोनों सिचुएशंस जो हैं वो आ सकती हैं। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, इस स्लाइड में आपको 3 लोग दिख रहे हैं। एक कह रहा है हेलो। हेलो एक वर्बली वो कम्युनिकेट कर रहा है, एक जो उसका मैसेज है वो शाब्दिक
वे में हो रहा है। दूसरा हाय भी कह रहा है, और हाय के साथ उस आपको एक इमोटिकन दिख रहा है जो कि हंसी वाला इमोटिकन है। तो उसमें उसने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेजेस यूज़ किए हैं। और तीसरा जो व्यक्ति है जो जिसके हाथ में आपको एक थंब अप का दिख रहा है इम्प्रेशन, और साथ ही एक स्माइली भी दिख रही है, यानी वो कम्प्लीटली नॉन वर्बली अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। तो आपको काफ़ी इससे फ़ोटो से, इस इमेज से समझ आ गया होगा कि जो दो तरह से हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बांट सकते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जो आप लिखकर या बोलकर कर सकते हैं, थ्रू स्पीच और थ्रू राइटिंग। और ये देखिए verbal interpersonal communication. Verbal communication is the sharing of information between two individuals using words. जब words का यूज़ हो रहा हो तब उसे हम verbal communication कहेंगे, चाहे वो words जो हैं वो बोल कर कहे जाएं या लिख कर कहे जाएंगे। So writing is also a form of verbal communication. अब बात करते हैं नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। देखिए, इस इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो व्यक्ति है वो रूठा हुआ है और उसकी दोस्त उसको मना रही है। तो ये रूठा हुआ जो एक्सप्रेशन है, ये अपने आप में कंप्लीट अपनी जो कम्युनिकेट कर रहा है कि हमें समझ आ रहा है कि यहाँ ये पिक्चर ये मैसेज दे रही है कि एक औरत एक रूठे हुए व्यक्ति को मना रही है। सो नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी आवाज़ की टोन और पिच कैसी है, हमारे जेस्चर्स यानी हाव भाव कैसे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये जो सब कुछ है वो नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जो वो हमारे जितना हम दिन में कम्युनिकेट करते हैं उसका जो 70 से 80% भाग है वो हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अशाब्दिक संचार है। और आप अगर खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि आपको 1 घंटा भी अगर आप खुद को ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने शब्द कम प्रयोग किए और इशारे ज़्यादा प्रयोग किए। और आप ये भी देख सकते हैं कि बोलते हुए भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से, जो आपकी देह भाषा है वो पार्टिसिपेट करती है संचार करते हुए। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रीइंफोर्सेस द स्पोकन वर्ड्स ऑफ और वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो ये अशाब्दिक संचार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना भी आप वर्बल शाब्दिक जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, शाब्दिक संचार कर रहे हैं, उसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अशाब्दिक संचार बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप जो भी बात कह रहे हैं, मान लीजिए आपको भूख ही लगी है, तो जब तक आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं कहेंगे, आपकी टोन में नहीं होगा कि आपको भूख लगी है। आपको भूख लगी है तो आप कहेंगे मुझे जल्दी खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो वो अगर आपकी टोन में उस तरह का एक्सप्रेशन है तभी सामने वाले को क्लियर होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोकन वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ तक अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा करते हुए अगर आपके जेस्चर्स जो हैं, आपके हाव भाव में भी उसी तरह आपकी भौहें हैं वो सिकुड़ जाएंगी या आपकी आंखें हैं वो फैल जाएंगी, तो इस तरह से सामने वाले को पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो इसी के साथ यहाँ जो अगली बात लिखी गई है कि जो नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो हमारे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को रेगुलेट करता है, संचार के आवेग को नियमित करता है। अब कैसे नियमित करता है? आप एक बात जब रिटन में लिखते हैं तो रिटन में लिखी गई बात में स्टॉप के लिए हम पूर्ण विराम लगाते हैं या कहीं कोमा लगाते हैं, लेकिन या हो सकता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी टोन है या हमारी टोन से ही हम बता पाएंगे कि
जो कम्युनिकेशन है वो हमने ख़त्म कर दिया है या हम कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्लियर होगा। नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कन्वेज इमोशनल स्टेट। यस, हमारा इमोशनल स्टेट है कि हम जो हमारी भावनात्मक अवस्था किस तरह की है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता चलती है। मैं आज बहुत थक गया हूँ। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो बहुत थका हुआ व्यक्ति होगा वो ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं आज बहुत थक गया हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी आवाज़ में थकावट होगी। तो नॉन वर्बली हम अपनी आवाज़ के थ्रू मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ भाई, और मेरे से अब और कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप थके हुए हैं तो आपका शरीर भी निढाल होगा, और या अगर आप उदास हैं तो आपके चेहरे पर भी वो उदासी। तो इमोशनल स्टेट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू सामने आ जाएगी। चाहे आप नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, या आप सोना चाहते हैं, आप सुस्त महसूस कर रहे हैं, ये सब कुछ इमोशनल स्टेट हैं जो वो नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू जाहिर होती हैं। जी, अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। बॉडी लैंग्वेज यानी देह भाषा। Body language is a type of non-verbal communication in which physical behaviors as opposed to words are used to express or convey the information. Such behavior includes facial expressions, body postures, gestures, eye movements, touch and the use of space. So body language है जो वो हमारे फिजिकल बिहेवियर से सामने आती है। जो हमारा फिजिकल बिहेवियर है, बजाय कि हमारे वर्ड्स के, उसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा किस तरह से हम बैठे हुए हैं, हमारे हाव भाव क्या हैं, हमारी आंखों की मूवमेंट क्या है, हमारा छुअन कैसी है, हम कितने स्पेस में रहकर बात करते हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। अब बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यहाँ मैंने प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरेबियन का एक वो कोट किया है उनको, कि प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरेबियन कहते हैं कि 7% वर्बल कम्युनिकेशन रहता है। जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें 7% कम्युनिकेशन ऐसा होता है जो कि मौखिक होता है, जबकि 38% वोकल कम्युनिकेशन होता है। वोकल कम्युनिकेशन से अर्थ है कि जब हम बात कर रहे हैं उसमें जो हमारी जिस तरह की टोन, इंटोनेशन का प्रयोग होता है, वो सब वोकल कम्युनिकेशन है। और 55% जो है वो बॉडी लैंग्वेज होती है। इसके अलावा पॉल एकमैन ने कहा है कि वी टॉक विद आवर वोकल कोड्स बट वी कम्युनिकेट विद आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, आवर टोन ऑफ वॉइस, आवर होल बॉडी। तो पॉल एकमैन भी यही कह रहे हैं कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनसे तो हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जो सही से जो संचार हो रहा है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से या हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही प्रकट होते हैं। तो जानते हैं कि टाइप्स क्या हैं बॉडी लैंग्वेज के? तो यहाँ पर हमने कुछ टाइप्स को मेंशन किया है: काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, ओक्यूलेसिक्स, पैरा लैंग्वेज एंड क्रोनेमिक्स। ये सभी बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं। आगे की स्लाइड्स में हम इन्हीं सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। काइनेसिक्स, आप तस्वीर में देखिए, क्या समझ आता है आपको? तस्वीर अपनी पूरी भाषा कह रही है, पूरी बात रख रही है। तो काइनेसिक्स होते हैं इस तरह की बॉडी लैंग्वेज जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव, हमारा पोस्चर और शरीर की मूवमेंट जो है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाते हैं। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि यह व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत मज़े में है। तो ये काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज का ही भाग है। इसके बाद हैप्टिक्स। हैप्टिक्स है टच या फिज़िकल कांटेक्ट। तो फिज़िकल कांटेक्ट की भाषा को हम हैप्टिक्स कहते हैं। यानी आप रोज़मर्रा कई लोगों से हाथ मिलाते हैं, तो आपको हाथ मिलाने से ही पता लग जाएगा। कुछ लोग बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए हाथ मिला लेते हैं कि क्योंकि आपने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है, तो बेशक वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको उस हाथ मिलाएगा।
इसके अलावा आपने गुड टच और बैड टच के बारे में भी सुना है। तो गुड टच और बैड टच से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाले की भावना आपके प्रति कैसी है। टच से आपको पता लग जाता है कि सामने वाला आपको किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक तौर से नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो फिज़िकल कांटेक्ट भी बहुत सी भावनाएं और बहुत से एक्सप्रेशंस मेंशन करता है, चाहे वो प्यार है या वो गुस्सा है या वो सद्भावना है। तो ये सभी जो भावनाएं हैं, ये सभी एक्सप्रेशंस हैं, वो हम टच या फिज़िकल कांटेक्ट या हैप्टिक्स नाम की बॉडी लैंग्वेज से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिक्स प्रॉक्सिमिटी से बना शब्द है। तो स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस को हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। फिजिकल स्पेस आल्सो इंडिकेट्स द मैसेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देखिए यह पिक्चर क्या बता रहा है, हम हर व्यक्ति के लिए हमारा एक अलग तरह का स्पेस होता है। सबसे पहले इंटीमेट स्पेस, जो एक पति पत्नी के रिश्ते में हो सकता है, एक दोस्त के रिश्ते में हो सकता है, या ऐसे रिश्तों में जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा नज़दीकी महसूस करते हैं, तो उन्हीं रिश्तों में ही इंटीमेट स्पेस होता है। ये स्पेस हम 1.5 फीट से लेकर 45 सेंटीमीटर तक के स्पेस को ही हम इंटीमेट स्पेस कहते हैं। इसके अलावा 4 फीट तक का स्पेस है जो वो पर्सनल स्पेस होता है। इसमें हमारे भाई बहन, हमारा परिवार, इस तरह के लोग हम इन्हें पर्सनल स्पेस में रखते हैं। सोशल स्पेस में हम अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने ऑफिस के लोगों को सोशल स्पेस पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। यह स्पेस जो है वो 12 फीट तक का है। और पब्लिक स्पेस जो हमारे लिए सिर्फ एक्वेंटेड हैं, हम उन्हें जानते हैं लेकिन हमारी दोस्ती नहीं है, या इसके अलावा हम उन्हें कभी कभार मिलते हैं। वो हो सकता है कि हम एक दुकानदार हो सकता है डॉक्टर हो सकता है वो, मतलब आपके आसपास ऐसे लोग जो सिर्फ आपके लिए एक पब्लिक है, आप उनको नहीं जानते भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हो। तो वो है 25 फीट तक का जो स्पेस है वो पब्लिक स्पेस होता है। तो प्रॉक्सिमिक्स जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्यों इम्पॉर्टेंट है कि स्पेस जिस तरह का रिश्तों में मेंटेन किया जाता है, उससे भी बहुत सी भावनाएं, बहुत से मैसेजेस और एक्सप्रेशंस हैं जो वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। आपको 2 लोगों को एक साथ देखकर भी पता लग जाएगा कि वो किस तरह के रिश्ते में हैं, वो अच्छा संबंध शेयर करते हैं या एक बुरे रिश्ते में हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और सामने वाले से आपको जब इंटरपर्सनली आपको कम्युनिकेट करना है, तो सामने वाले के साथ कितना स्पेस आपको मेंटेन करना है, ये भी इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको सीखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूलेसिक्स की। ऑक्यूलेसिक्स बिकॉज एवरी आई स्पीक्स। जी बिल्कुल, आंखें बोलती हैं और आंखें बहुत सी बातें कहती हैं। आंखों पर तो बॉलीवुड में बहुत से गीत भी बने हैं, और आंखें बहुत कुछ अपना मैसेज कन्वे कर जाती हैं बिना बोले, चाहे वो गुस्से के एक्सप्रेशन हो, प्यार के एक्सप्रेशन हो, या किसी से या कोई शरारत के एक्सप्रेशन हो, या आप कंफ्यूज हैं या चिढ़े हुए हैं या गुस्से में हैं, परेशान हैं, वो सब एक्सप्रेशंस आंखों से सामने आ जाते हैं। इस फोटो में देखकर भी, इस इमेज में देखकर भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो कन्फ्यूजन वाले हैं, या कुछ इस तरह की एक्सप्रेशंस हैं कि ये जो महिला है ये कुछ इसके सामने एक फ़नी सा माहौल क्रिएट हो गया है, और उसको वह किम कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति में है कि अब क्या किया जाए। ये देखिए, ये आप सामने कुछ मास्क्स देख रहे हैं। अब मास्क्स के नीचे इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लिखा भी गया है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। लेकिन वो क्लियर ना होना भी अपने आप में फिर भी क्लैरिटी हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमें कुछ भी नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशंस अपने आप में ही अपनी पूरी कहानी कह रहे हैं। जो आप सबसे पहला एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो एंगर का है, रेड मास्क है जो वो एंगर आपको बता रहा है। इसके बाद दूसरा जो मिड का मास्क है वो जो है वो अपनी
आप में बता रहा है कि सामने वाले को चैलेंज कर रहा है। थर्ड लेडी का मास्क है वो सरप्राइज़ या डर वाला है, ठीक है। और नीचे जो फोर्थ है मास्क, इसी तरह से ये जो सारे मास्क हैं, कोई एंगर, कोई गुस्सा, कोई वरी, ये सब शो कर रहे हैं। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज भी हम बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट मानते हैं पैरा लैंग्वेज को। पैरा लैंग्वेज यानी जब हम स्पोकन वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो स्पोकन वर्ड्स के साथ जो हमारा वोकल जो यूज़ करते हैं, हम वोकल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं उसे हम पैरा लैंग्वेज करते हैं। यानी गले से जिस तरह की आवाज़ निकलती है, किस वॉल्यूम के साथ बात कर रहे हैं हम, हमारी वॉल्यूम ऊंची है या नीची है, पिच हाई है या तीखी है, स्पीकिंग जो रेट है, हम कितनी फास्ट बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं, हमारी वॉइस क्वालिटी कैसी है, उसमें वो एकदम क्लियर है या क्लैरिटी नहीं है उसमें, ये सब पैरा लैंग्वेज है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में पैरा लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत बेहतरी से होगा। अगर हमारा स्पीकिंग रेट नॉर्मल है, बहुत स्पीड नहीं बोल रहे हैं, तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह से हमारी पिच से भी सामने वाले को समझ आएगा कि हम कितनी गर्मजोशी से बात कर रहे हैं, हम कितने एक्साइटेड हैं बात करने के लिए, या हम बात करने में बोर्डम फील कर रहे हैं, हम बात करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो ये सब जो है वो पैरा लैंग्वेज से जो क्लियर होती हैं ये चीज़ें। देखिए, हाउ डज़ बॉडी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू पूरी ये जो वीडियो है ये पीके मूवी से लिया गया है। एक फ़नी सीन है, मुझे बहुत पसंद भी है ये सीन पर्सनली। तो इस सीन में ये दिखाया गया है कि कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी, वो एक शब्द का अर्थ एकदम से बदल देती है। तो देखिए, एक अच्छा के ही कितने सारे मतलब हमें समझ आते हैं। ये सब हमारी बॉडी लैंग्वेज के कारण है। इसमें पैरा लैंग्वेज का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है। इसमें हमें फेशियल एक्सप्रेशन का भी, ऑक्यूलेसिक्स का भी, ये सब एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस एक अच्छा में अलग अलग तरह से बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके सामने आते हैं। अब बात करते हैं क्रोनेमिक्स की। क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स जो वर्ड है वो टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, समय के लिए। क्रोनेमिक्स अपने आप में बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है जो हम अगर सोचें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टाइम कैसे इम्पोर्टेंट है? क्रोनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइम परसेप्शंस इंक्लूड punctuality, willingness to wait, and interactions. The use of time can affect lifestyles, daily agendas, speed of speech, movements, and how long people are willing to listen. So time important है। टाइम कैसे important है? अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और आप पंक्चुअली वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो हो सकता है वो आपसे उसके बाद बात करने में इंटरेस्टेड ना रहे। सो इस तरह से अगर आपके लाइफस्टाइल में जो टाइम है उसकी कोई कीमत नहीं है तो उससे भी कम्युनिकेशन जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, वो अफेक्ट हो सकता है। आपके डेली जो एजेंडाज हैं उन पर भी उसका जो है असर पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को टाइमली नहीं मिले हैं, या आप ऐसा है कि आप एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं लेकिन देयर इज़ अ टाइम लिमिट, आपको 5 मिनट में वो बात ख़त्म करनी है, लेकिन वो बात पर शायद आप आधा घंटा भी अपनी प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। तो
उस टाइम की शॉर्टेज के कारण जो स्पीड ऑफ स्पीच है वो तेज़ हो जाएगा, तो उस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगा, आपको बहुत तेज़ी से अपनी बात ख़त्म करनी पड़ेगी। तो इसलिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि एक बात आप बहुत छोटे में समझा सकते हो, लेकिन आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लिए जा रहे हैं, तो उस वजह से शायद दूसरे के लिए वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आपकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, ये भी हो सकता है। तो कल्चर टू कल्चर टाइम की अलग तरह से कीमत है। जैसे कुछ देशों में पंक्चुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, आपको किसी मीटिंग में पहुँचना है और आप टाइम पर नहीं पहुँचे, तो हो सकता है कि उसकी आपको अच्छी खासी सज़ा भुगतनी पड़े, आपका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होने वाला है वो सक्सेसफुल ना हो। तो इस तरह से क्रोनेमिक्स है जो वो बॉडी लैंग्वेज में बहुत अहम योगदान रखते हैं। जी, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ लिंक्स शेयर किए हैं जो आप और जानने के लिए, कुछ बेहतर पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप इन लिंक्स को अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। और इसी के साथ आज की जो ये हमारी डिस्कशन है, इसको मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।